बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो है उस सिलसिले में पिछले वीक्स हमारी क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने जो रूटीन की प्रोग्रामिंग थी लूप्स तक सारी पढ़ ली थी। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि फंक्शंस और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में होगा। ये हमारे 2 से 3 दिन लेक्चर ये चल सकते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एरेज और क्लासेस के बारे में बात करेंगे। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएं जी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है? जब आप एक प्रोग्राम को ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, मैनेजेबल फंक्शंस के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर, तो इसे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। कि एक पूरा प्रोग्राम लिखना जो है ये कदरे मुश्किल होता है। आप ये डिसाइड कर लें कि ये वाला पोर्शन अलहदा से काम करता है, ये वाला पोर्शन अलहदा से काम करता है। और दुनिया में जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं ना, तो हम ये तरीका बनाते हैं कि उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवीजन किस लेवल तक होनी चाहिए, ये डिवीजन कितनी छोटी करनी है हमने, इसके लिए एक असूल है जिसे कहते हैं एटॉमिक लेवल तक। कहाँ तक? एटॉमिक एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है, उसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटॉमिक लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ ए प्रोग्राम जो है ना, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या है? ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म आ टास्क। सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब आप इतना छोटा ब्लॉक बना लेंगे ना अपने प्रोग्राम का, तो वो कहलाएगा आपके पास फंक्शन। और उसूल यही है। ऐसा ना हो कि आपका एक फंक्शन हो, काम वो दो करता हो, नहीं। आपके पास फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करता है, तो ये एक फंक्शन है कि इसका काम क्या है? डिस्प्ले करना। एक फंक्शन है जो वैल्यूज को इनपुट लेता है, उसका काम है इनपुट। एक फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, यानी वो आपसे इनपुट लेगा और प्रोसेस करके आपको आउटपुट वापस कर देगा। यानी एक जनरल आपके पास इस लेवल की डिवीजन आपने करनी है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से होता क्या है कि आपके प्रोग्राम की मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और आपका जो प्रोग्राम है वो सिंपल हो जाता है। बड़ा प्रोग्राम होगा, समझने में मुश्किल होगा। जब आप उसको डिवाइड करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स में कर लेंगे तो वही काम जो है वो सिंपल हो जाएगा और इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। शुरू में आ जाएं जी। तो अब हाँ आप देखें एक छोटी सी एक एग्जांपल है केस स्टडी में। बॉस टू वर्कर एनालॉजी हम इसको कहते हैं। बॉस द कॉलिंग फंक्शन कहता है एक बंदे को, काम करने वाले को, टू परफॉर्म ए टास्क एंड रिटर्न। उसे कहता है ये काम करो और मुझे जवाब दो, रिपोर्ट बैक करो द रिजल्ट, देन इट इज कॉल्ड डन। यानी जिस तरह आप किसी को कहते हैं कि ये काम करके दिखाओ, ठीक है, तो वो क्या करता है? आपने उसे बुलाया, उसे एक काम असाइन किया, उसने वो काम किया, काम करके वापस आपको जो है उसने रिटर्न कर दिया कि जी ये मैंने कर लिया है, ठीक है। अब अक्सर आम जिंदगी में भी अगर हम देखें तो हमने जो एम्प्लॉय हायर किए होते हैं ना, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। कैसे बोला? सेल्स वाला बंदा सेल्स करता है, मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग करता है, मैनेजमेंट वाला बंदा मैनेजमेंट का। स्पेशलाइज्ड टास्क क्या मतलब है? आपने अब तक सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर कितने फंक्शन यूज किए हैं? क्लियर स्क्रीन का फंक्शन सिर्फ स्क्रीन को क्लियर करता है। सी आउट का फंक्शन सिर्फ आउटपुट देता है, इनपुट नहीं लेता वो, ठीक है। गेट सी एच का फंक्शन अगर है तो वो कैरेक्टर को गेट करता है, पुट नहीं करता, ठीक है। और इसी तरह आपने जितने भी कोई फंक्शन इस वक्त तक पढ़े हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो तमाम फंक्शन किसी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। यही एक फंक्शन की जो एनालॉगस है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो फंक्शंस क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्या है? अगर हम जिस तरह मैं कहता हूँ एटॉमिक लेवल, हम एक प्रोग्राम को समझ लेते हैं ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किससे बनती है? छोटे छोटे फंक्शन से बनती है। और फंक्शन से छोटा कोई ब्लॉक नहीं होता, तो हम क्या कह सकते हैं? फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी इससे छोटी और कोई डिवीजन है नहीं है। दे अलाउ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स टू डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल पीसेस। बड़ा प्रोग्राम है, छोटे पीस बना लिए। एडवांटेजेस क्या है? प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये तो हम स्टूडेंट रहते हैं ना, तो हम एक प्रोग्राम को बना रहे होते हैं। अब आप देखें बैंक का प्रोग्राम बनता है, एक बंदा तो नहीं बनाता। कितना बड़ा प्रोग्राम है बैंक का। यूनिवर्सिटी का एग्जाम सिस्टम कितना बड़ा है, एक बंदा नहीं बनाता। अगर एक बंदा नहीं बनाता, एक से, अब ये बात जरा ध्यान से सुन, अगर एक से ज्यादा लोग बनाते हैं तो एक ही काम को अगर एक से ज्यादा बंदे बना रहे हैं तो उसको इकट्ठा करना कितना मसला है। समझ आ रही है ना?
उसको इंटीग्रेट करके दोबारा मैंने क्या बना दिया, दूसरे प्रोग्रामर ने क्या बना दिया, तीसरे ने क्या बना दिया, समझ आ रही है ना। तो काम यहाँ पे शुरू होता है। एनालिस्ट कौन होता है? एनालिस्ट वो होता है जो एक प्रोग्राम के ऐसे टुकड़े करके प्रोग्रामर को और कोडर को देता है कि तुम ये टुकड़ा बनाओ। अब जो वो बनाने वाला है, ए प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन जस्ट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड कंस्ट्रक्ट इट, डिबग इट एंड परफेक्ट इट। यानी आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, वहां पर आपको, आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं एज अ प्रोग्रामर, क्योंकि वो जो टीम होती है उस टीम में एक टीम लीडर होता है, एक प्रोग्रामर होता है, एक बंदा वो होता है जो एनालिस्ट होता है। उसके पास पूरा एक मॉड्यूल है, उसने उस मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में तब्दील करके आपको कोई असाइन किया, आप अपने के जिम्मेदार हैं, आपने वो बना के उसे देना है, आप उसी पे फोकस करेंगे, उसी को डिबग करेंगे, जब आप वापस करेंगे आगे इंटीग्रेट करना आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट पीपल कैन वर्क ऑन डिफरेंट। फर्क क्या हुआ कि जी एक बंदा ही अगर एक बनाना शुरू करेगा तो वो आज शुरू करेगा, एक वेबसाइट को एक बंदा बना रहा है, ठीक है, तो वो वेबसाइट के अंदर कंटेंट भी डालना है, उसकी प्रेजेंटेशन को भी सेट करना है, बैकएंड प्रोग्रामिंग भी करनी है, डेटाबेस का डिजाइन भी करना है। अगर एक बंदा करेगा तो वो तो तरतीब में करेगा, लेकिन अगर आप 4 लोगों को लगा देते, डेटाबेस वाले को डेटाबेस का काम सौंप दिया, HTML वाले प्रेजेंटेशन, तो ये क्या है, एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम्स का। तो यहाँ पे मेन किरदार किसका होता है? एनालिस्ट का होता है। ये बात समझना, लोग कहते हैं प्रोग्रामर से एनालिस्ट ऊपर क्यों होता है। वो भाई प्रोग्रामर जो है ना, प्रोग्रामर की दुनिया में प्रोग्रामर ऐसे है जैसे मोटरसाइकिल की वर्कशॉप के ऊपर एक बच्चा जो है ना वो औजार पकड़ाता है और चीजें कसता है, इतना लेवल और दर्जा जो है वो प्रोग्रामर का है एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कैन बी रीयूज्ड। फिर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने कोई फंक्शन बना लिया है ना, आप उस फंक्शन को इस प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं और कल को आपको कोई और प्रोग्राम मिला, कोई और सॉफ्टवेयर मिला, वहां भी ये चल सकता है, तो आप उसको उठाएंगे, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट टास्क का कोड आपने लिखा हुआ है, उसको उठाएंगे, उधर ला के आप उसको यूज कर लेंगे। समझ आ रही है? जैसे हम, जब हमें जरूरत होती है सी आउट की, हम क्या करते हैं, ऊपर आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं, सी आउट को कॉल कर लेते हैं। सी आउट तो आयो स्ट्रीम में पड़ा हुआ है। जब हमें सी इन की जरूरत होती है, आयो स्ट्रीम को ऐड करते हैं। जब हमें मैथ के किसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है, स्क्वायर रूट की, ऊपर मैथ, एक ही दफा मैथ लिखा है ना किसी ने, स्क्वायर रूट एक ही दफा लिखा है, और यूज कहाँ हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है। अगर आप इस अप्रोच के साथ अपने प्रोग्राम को बनाते हो तो ये फायदे हैं कुछ फंक्शंस के ना जी। और आखिरी फायदा क्या है कि प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है ना ये बेहतर होती है। यानी एक प्रोग्राम जो है वो फंक्शंस की सूरत में जब लिखा होता है ना, तो उसको समझना और उसको रीड करना जो है ना वो आसान होता है। ठीक है, फंक्शंस के बारे में अब आ जाए जी नेक्स्ट स्लाइड में। कॉल्ड मॉड्यूल है, लिंक हमारे पास करते हैं, मिनिएचर प्रोग्राम है, कांट बी पुट टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर प्रोग्राम। इनको हम रख सकते हैं इकट्ठा और इनसे एक बड़ा प्रोग्राम जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आ गई बात के फंक्शंस हमारे पास क्या हैं। कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड किए हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो हमने खुद लिखने हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम अलजबरे की बात करें, ये जो एग्जांपल आपके सामने उसने लिखी हुई है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना ये बराबर है 2x + 5 के। ठीक है, ये उसने गिवन दे दिया। अब वो कहता है एफ ऑफ 1 मालूम करो, एफ ऑफ 2 मालूम करो, फंक्शन ऑफ 3 फाइंड आउट करो। तो ये जो है ना हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5, ये गिवन है। वो कहता है एफ ऑफ 1, अब यहाँ पे 1 क्या है, ये है आर्गुमेंट्स। समझ आ रही है? और 7 क्या है, ये इसका जवाब है। यानी इस फंक्शन में जब आप इसको एफ ऑफ 1 के साथ कॉल करोगे तो जवाब 7 आएगा, जब एफ ऑफ 2 के साथ कॉल करोगे तो जवाब 9 आएगा, जब एफ ऑफ 3 के साथ कॉल करोगे तो जवाब क्या आएगा, जो वैल्यू, यानी फंक्शन में हम कुछ वैल्यू पास भी करते हैं, जो पासिंग वैल्यू होती है ना इसे आर्गुमेंट कहते हैं। और आगे जाकर हम देखेंगे कि इसे हम जो है ना वो पैरामीटर का नाम भी जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आ जाएं आगे। हमने जो अब तक C++ में ये कुछ फंक्शंस आपने यूज़ किए होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ sqrt math.h में मौजूद है। ठीक है, x का फंक्शन है, जो वैल्यू हम इसे देते हैं ये हमें इसका स्क्वायर जो है ना वो दे देता है। 3 - 6x आप कर दें। पावर का फंक्शन आपने पढ़ा होगा C++ में, फ्लोर का फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
ये सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जो पहले से C++ में लिखे जा चुके हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन फंक्शंस को दोबारा क्रिएट करने की एज अ प्रोग्रामर, हम सिर्फ इनको यूज़ करेंगे। जो काम हमने करना है वो सिर्फ ये करना है कि हमने इसकी जो हेडर फाइल है ना, जिस फाइल में C++ के लोगों ने यानी उसके इन्वेंटर्स ने लिख के रखे हुए हैं ना, उस फाइल को हमने इंक्लूड हैश इंक्लूड में रखना है। जैसे iostream.h है या क्या सी मैथ या मैथ हेडर फाइल जो है ना, इसके अंदर ये फंक्शंस मौजूद होते हैं। अगली स्लाइड में आ जाएं तो पावर एक्स व वाई क्या करता है जी? सिंपल है, x की पावर y में कैलकुलेट करता है। आप 2,3 लिखोगे तो 2 की ताकत 3 ये आपको देगा और इक्वल टू 8 आएगा। अब यहां से एक लफ्ज और आ रहा है, आपने लिखा 2,3, आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखो अपने C++ प्रोग्राम में, जवाब आएगा 8.0। हमने तो इशारिये में वैल्यू नहीं दी। इसका क्या मतलब है कि जो आप जो मर्जी वैल्यू दो, ये उसको इशारिये में रिटर्न करेगा। और इशारिये में कौन सी वैल्यू होती है C++ में? या फ्लोट होती है या डबल होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हमसे लेता है उसकी भी कोई ना कोई टाइप होती है और जो हमें वापस करता है उसकी भी कोई टाइप होगी। और वो टाइप कौन सी होगी? जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, बुलियन हो सकती है और डबल हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट, जितनी भी हमने डाटा टाइप जो है ना वो इसके अंदर पड़ी है, वो कोई भी वैल्यू जो है वो इसकी हो सकती है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाएं। प्री डिफाइंड फंक्शन फ्लोर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्लोर क्या करता है जी? फ्लोर जो होता है ना, ये आपको उसकी डेसिमल पोर्शन को खत्म करके जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना वो बता देता है। मसलन आपने लिखा 48.79, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है तो वो आपको 48.0 बता देगा। ये भी हमें डबल में वैल्यू को रिटर्न करता है और इसके पैरामीटर कितने हैं? एक। यानी ये बात बहुत जरूरी है, फंक्शन का नाम क्या है? फ्लोर है। नाम में गलती होगी फंक्शन कोई नहीं चलना। पैरामीटर कितने हैं? एक है। पैरामीटर आपने गलत दे दिया तादाद में या टाइप में, तादाद में या मसलन आपने 48 इसमें जाता है पैरामीटर, डबल पैरामीटर जाता है इसमें, आपने इसकी जगह स्ट्रिंग दे दिया या करेक्टर दे दिया, कोई जवाब नहीं आना। ठीक है, और इसी तरह एक की बजाय दो दे दिए तो तब भी कोई आंसर नहीं आना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखते हुए आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है ना उनकी एक लिस्ट है, टेबल 6.1 आपके साथ शेयर किया गया है। इसमें ABS फॉर एब्सोल्यूट, ये मैथ के मशहूर फंक्शन है एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए, है ना। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? मॉड नहीं होती, 5 5, जो नेगेटिव और पॉजिटिव को, ये वो वाला फंक्शन है। सील फंक्शन है, जिस तरह मैथ है, फ्लोर है वो नीचे वाली वैल्यू बताता है, तो सील जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बताता है। 56.34 की सील वैल्यू 7 होगी, फ्लोर वैल्यू 56 होगी। कॉज ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है कि ये पावर कैलकुलेट करता है ई की, वो जो ई नहीं फंक्शन एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है ना, उसके लिए ये सारे फंक्शन है। आगे दो चीजें बताई हैं, ये वैल्यू रिजल्ट इसका किस में होगा? इंटीजर में होगा। अगर आप ABS को देखें तो रिजल्ट इंटीजर में, पैरामीटर भी इंटीजर में। सील के अंदर रिजल्ट भी डबल में और पैरामीटर भी। ये बस तीन बातें अब होगी, नाम, आर्गुमेंट और उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी कि वो जवाब किसका देगा, ये बातें। और उसके बाद उसने हेडर फाइल्स भी आपको बताई हैं। अब ये आपको कितने फंक्शन है हम गिन ही नहीं सकते C++ में कितने फंक्शन है। जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में और अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में बढ़ते चले जाओगे, आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं फलां चीज़ का फंक्शन क्या है, उसी वक्त गूगल आपको रिप्लाई कर देगा। कि C++ के अंदर जो है ना आपको कोई जेन में आता है, आमतौर पे तो तकरीबन मिल जाता है जी। ठीक है ना, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल जो है ना यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्रोम के अंदर ना। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पे, मेरे पास क्रोम कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि C++ के अंदर ना मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ में फाइंड करना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में कितने करैक्टर है। समझ आ रही है? तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी। मैं ये पूछता हूँ गूगल से कि C++ का स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का जो फंक्शन है ना वो मुझे बताओ। मैंने ये लिखा ही है तो उसने मुझे बता दिया जी strlen, str ये फंक्शन है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा वो मुझे बता देगा इसकी हेडर फाइल कौन सी है और इसकी जो है ना वो आपने यूज कैसे करना है, यानी मुकम्मल तफसील मुझे सबसे पहले नाम का पता चल गया ना, फिर आप गूगल में लिख सकते हो कि strlen फंक्शन जो है ना इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसलिए
इस बात से परेशान नहीं होना कि मुझे तो चंद फंक्शंस का पता है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती चली जाएगी, इंटरनेट गूगल आपके साथ है, आप आराम से फंक्शंस की तादाद को और फंक्शंस के बारे में जो है ना वो आपको पता चल सकता है कि कौन सा फंक्शन जो है ना वो है और क्या है। ठीक है जी। प्री डिफाइंड फंक्शंस को आप देख सकते हैं। अगले में जाएं तो और एक लंबी सारी लिस्ट आपको नजर आ रही है, जैसे इज लोअर है। अब ये जबरदस्त फंक्शन है स्ट्रिंग का, यानी ये कॉमन फंक्शंस आपसे आपको इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। इज लोअर क्या करता है, जो भी आप करैक्टर उसे दोगे ना वो बताएगा कि ये छोटी एबीसी का है या बड़ी एबीसी का है, लोअर में है। इज, अब ये रिटर्न क्या करेगा, देखो जी, इज लोअर आपको इंट रिटर्न करता है। कैसे, रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू यानी 1 रिटर्न करेगा। इफ एक्स इज लोअर केस, अगर तो एक्स लोअर केस में है तो इट विल रिटर्न 1, 1 मीन ट्रू। अगर नहीं है तो ये इट विल रिटर्न 0, जिसका मतलब होगा कि ये फॉल्स है। समझ आ रही है। इसी तरह ये डिफरेंट है, 2 लोअर और 2 अपर क्या है, ये कन्वर्ट करने के लिए। आपके पास एक करेक्टर लोअर में आप चाहते हो ये चला जाए अपर में तब्दील हो जाए, तो इसकी आगे क्लास और हेडर फाइल भी लिखी हुई है, पैरामीटर्स वगैरह भी इसके साथ जो है ना वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक सैम्पल प्रोग्राम आपको उसने लिख के दिया है जिसके अंदर वो फंक्शंस को इस्तेमाल करके दिखा रहा है। मसलन देखें, आयोस्ट्रीम, सी मैथ, सी टाइप, एस टी डी लिब, ये 4 क्यों किए हैं हमने? तो आज तक किसी प्रोग्राम में 4 नहीं डिस्कस, हमने इतने फंक्शन ही नहीं यूज किए। ठीक है, तो जितने ये हैं इट मीन्स कि इसने इतने ही फंक्शन जो है ना वो यूज किए होंगे। देखें जरा, आप आ जाए लाइन नंबर सी आउट के ऊपर, लाइन नंबर 1 के ऊपर, तो कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है, टू अपर। टू अपर के अंदर उसने एक सिंगल करेक्टर ए दिया, तो आउट हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए मिलेगा, क्योंकि इसका काम ही कैपिटल ए को कैपिटल में तब्दील कर देना है। नीचे आ जाए, u को 4.2 कर दिया, v को 3.4 कर दिया। जब वो करेगा पावर u व v, तो क्या हो जाएगा, 4.2 की 3 ताकत जो है वो कैलकुलेट होकर जो जवाब होगा वो हमें लाइन नंबर 4 में मिल जाएगा। वो समझ आ रही है कि नहीं? फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, सी आउट में कॉल कर लें, वेरिएबल में कॉल कर लें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो जाहिर है फिर उसे ऑन द राइट हैंड साइड होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे किसी न किसी वेरिएबल को होना चाहिए जो वैल्यू को रिसीव करेगा। चूंकि सी आउट में हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए उसने डायरेक्ट इसको इस्तेमाल किया हुआ है। समझ आ गई इस बात की? एक और, ये उसी अगली स्लाइड में आए तो आप देखें, इसका रिजल्ट आएगा, ए आ जाएगा, दूसरे का, तीसरे का, ये सारे की आउटपुट आ जाएगी। कोशिश करें कि ये प्रोग्राम आप सैंपल तौर पे जो है ना वो रन करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात शुरू होती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 किस्म के, ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी हम उसको वैल्यू देंगे, वो काम करेगा, काम करके खत्म हो जाएगा, वैल्यू उसने, मैं जैसे प्रिंट करने वाला, अगर हम चाहते हैं कि जी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि जो रिजल्ट शो करता है, तो वो तो सी आउट ही करेगा ना, तो सी आउट करेगा, करके वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते वो होंगे वॉइड फंक्शंस। वॉइड का मैंने पहले दिन बताया था कि सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर जो लफ्ज वॉइड है इट मीन्स नथिंग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो सर्टेन वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे आखिरी स्टेटमेंट जो होगी वो रिटर्न होगी। ये ध्यान में रखना है। अगर आपने किसी वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन को डिफाइन किया और उसके आखिर पे रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है तो लॉजिकल एरर है ये, क्योंकि आप मेंशन करोगे, आगे हम देखेंगे डू नॉट यूज रिटर्न। फंक्शन रिटर्न टाइप आप कैसे मेंशन करते हैं? ठीक है, ये एक तरीकेकार है फंक्शन को डिफाइन करने का। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर ये देखें जी, फंक्शन को टाइप करने का जो सिंटैक्स है ना बेसिक, वो क्या है? वो सिंटैक्स है जी, नंबर 1 आप लिखते हो रिटर्न टाइप। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने रिटर्न टाइप लिखनी है, स्पेस दे के उसके बाद फंक्शन का नेम आपने लिखना है, उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट शुरू करनी है और उसके अंदर जितने भी आपके आर्गुमेंट हैं वो लिस्ट आपने वहां पे लिख देनी है। उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये उसकी बॉडी होगी और उसके अंदर आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। समझ आई बात? नंबर 1 उसकी रिटर्न टाइप, नंबर 2 फंक्शन का नाम, नंबर 3 आर्गुमेंट लिस्ट और नंबर 4 उसकी बॉडी जो पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना वो लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक वॉइड फंक्शन लिखते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो हम लिखेंगे वॉइड
क्या लिखेंगे, void, ठीक है। आगे फंक्शन का नाम लिख देते हैं जी डिस्प्ले, कोई भी नाम हम लिख देते हैं जी, डिस्प्ले रिजल्ट, और ब्रैकेट्स के अंदर हम कहते हैं जी ये पैरामीटर भी कोई नहीं लेता। अगर आपका कोई आर्गुमेंट है तो आप डबल पेरेंथेसिस के अंदर उसको मेंशन करेंगे। अगर एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता और कोई वैल्यू आपसे ले, गेट सी एच की क्या एग्जांपल है, गेट सी एच ही रिटर्न भी कुछ नहीं करता फिलहाल जो हम उसको यूज करते हैं, और उसके अंदर हमको वैल्यू भी नहीं देते, तो वो चलता नहीं है, रन होता है। क्लियर स्क्रीन क्या करता है, क्लियर स्क्रीन आता है, स्क्रीन को क्लियर करके खत्म हो जाता है, ना वो कोई आर्गुमेंट लेता है, उसकी डबल ब्रैकेट्स में हमने कभी कुछ लिखा है नहीं। तो याद रखो कि फंक्शंस में हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आपका फंक्शन कोई रिटर्न टाइप मेंशन है, जैसे इंटीजर देता है, तो आप फिर पहले इंट लिखोगे, लॉन्ग है तो लॉन्ग लिखोगे, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखोगे, जो भी फंक्शन है आपका। जैसे हम ले लेते हैं जी कैल्क एरिया, हम एक फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट एरिया करने का, ठीक है। और उसके अंदर हम जो है ना वो इंट एल दे देते हैं और इंट डब्ल्यू दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब इसके में दो मेरे पैरामीटर हैं और रिटर्न टाइप क्या है उसकी, इंटीजर है। तो ये चीज जो है ना ये आपने मेंशन करनी होती है अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। जो स्लाइड आपके सामने इसमें आप देखें इंट मेन लिखा हुआ है ना, क्या मतलब है इसका, रिटर्न टाइप इसकी इंट है और ये पैरामीटर कितने ले रहा है, खाली है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। नीचे आके देखें वाइड प्रिंट हेडिंग, पैरामीटर कितने हैं, 0, रिटर्न टाइप क्या है, एंड है। तो इसकी बॉडी के अंदर आप देखें किसी जगह आपको रिटर्न स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही। अच्छा आगे एक मिसाल देखें, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन। अब फंक्शन को हम पहले डिफाइन करते हैं, बाद में कॉल करते हैं। जैसे हम क्लियर स्क्रीन है ना, अब क्लियर स्क्रीन तो हम कॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, गेट सी एच ई ये कॉल है, उसके नाम लिख दो और उसको पेरेंथेसिस आगे बंद करके सेमीकोलन लगा दो, ये कॉल है। अगर वो रिटर्न टाइप का है तो जाहिर है और तरह से कॉल होगी, अगर उसके पैरामीटर है तो ब्रैकेट में आपने पैरामीटर भी उसके देने हैं। तो फंक्शन को कॉल किया जाता है और फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन इसकी कैसे होती है जरा देखें। फंक्शन डेफिनेशन जो मैं अभी आपको बता के हूं, चार चीजें इसमें होती हैं, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट एंड बॉडी। रिटर्न टाइप क्या होगी, जो भी सी प्लस प्लस की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो सारी हो सकती हैं। और आगे जाके हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जिसमें स्ट्रक्चर आएंगे या क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप में क्या आ सकता है, डाटा टाइप ऑफ वैल्यू दैट फंक्शन रिटर्न टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्योंकि डाटा टाइप्स ही दो तरह की हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेम क्या हो सकता है, नेम रखने के वही रूल हैं जो सी प्लस प्लस में वेरिएबल रखने के रूल हैं। स्पेस नहीं आ सकती, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो रूल्स भी एक वेरिएबल को रखने के हैं वही रूल्स इसके। पैरामीटर लिस्ट होगी इसमें और उसके बाद इसकी बॉडी होगी, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ये जो चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, जो अभी मैंने आपको करके दिखाई। अब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अगली स्लाइड में देखो दो चीजें होती हैं, एक उसका हेडर होता है। हेडर में तीन चीजें होती हैं, रिटर्न टाइप, नेम और पैरामीटर। जैसे ये मिसाल है इंट मेन, क्या मतलब है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, आर्गुमेंट कितने हैं, कोई नहीं है, नाम क्या है, मेन, ठीक हो गया। अच्छा कॉलिंग ए फंक्शन, किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, उसका नाम और पेरेंथेसिस और उसके बाद आपका सेमीकोलन, ये उसको कॉल करने की जरूरत है। मेन को हम कॉल नहीं करते क्योंकि मेन किसी भी प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम हर प्रोग्राम को मेन के अंदर जो है ना वो यूज करते हैं, बाकी सबको हमने मेन के थ्रू ही कॉल करना होता है। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा फंक्शन कॉल और उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट, ठीक है जी। तो इसको इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में ना देखेंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।